हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम पर्सन बैंक के तीसरे भाग को लेकर के आए हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे, 2 भाग हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट से उनको देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, इसके अतिरिक्त हमने कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी टाइप के जो इस साल आ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ से बन सकते हैं, हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है आपको। हालांकि हम ये दावा तो नहीं करते कि वहाँ से सभी क्वेश्चंस आपको एलिटीज ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी यदि आप उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से आपको हो सकता है एग्जाम में मिल जाए, या उनमें से भी कोई सा मिल सकता है, क्योंकि सारा पुराने पेपर्स के बेस्ड पर बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, कि कैसे कैसे कब कब किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उसी को आधार मान करके हमने वहाँ पर वो वीडियोज बनाए हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब तक हमने पीछे 2 वीडियोज में बात की है, उसमें चैप्टर 7 तक हमने बात कर ली है। चैप्टर 9 यानी समाकलन की अब शुरुआत होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन हमने कल कर भी दिया था। चलिए आज हम शुरू करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकन में ऑल प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा सकते हैं, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिले। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए 50 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे और 51वां प्रश्न हमारे पास सामने है। कह रहा है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx बराबर है। तो ये सीधा सा सूत्र है हमारे पास, हमने इस सूत्र को पढ़ा है। किसका फॉर्मूला होता है ये सूत्र है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के रूप में। ठीक है, तो ये मान हमारे पास होगा और ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। कौन सा है? ऑप्शन डी यही मान प्रदर्शित कर रहा है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देखें हम, तो इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx है। ये भी हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये है आपके पास साइन इनवर्स x/a का। तो ये आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सीधे सूत्र आए हैं आपके पास दोनों क्वेश्चंस में ही। 53वें प्रश्न को हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि समाकलन cos x² और गुणा में है x dx। देखो आपके पास cos x मानक रूप में नहीं है, x² आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? x² को t मान लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए यदि हम x² को t मानते हैं तो माना x² इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, या dx का मान हम निकालेंगे तो dx आपके पास आ जाएगा dt/2। और नेक्स्ट अब आगे हम बात करें समाकलन की, तो इंटीग्रेशन cos x² की जगह पर t और x dx की जगह पर x dx का मान कितना है? dt/2, तो dt/2, तो 2 को हम बाहर लिख देंगे। और cos के लिए आपके पास समाकलन होता है sin t, और t की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो 1/2 sin x² और प्लस में क्या लगा देंगे? c। तो देखिए 1/2 sin x² हमारे पास ऑप्शन है, कहाँ है? बी में। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54वें प्रश्न को। 54वें में कह रहा है sin² x माइनस का cos² x और अपॉन sin² x cos² x। क्या करेंगे हम? sin² x cos² x का भाग दे देंगे। यहाँ पर किस में दे देंगे भाई? sin² x cos² x का अंश के दोनों पदों में हम भाग दे देंगे। पहले वाले पद में भाग देंगे तो sin² से sin² कट जाएगा, cos² बचेगा, बटे में अंश में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? sec² x। ऐसे ही cos² x में हम भाग देंगे sin² x cos² x का, तो cos² x कट जाएगा, 1/sin², जिसको अंश में लिखें तो क्या बन जाएगा? cosec² x। और अब हम इसका समाकलन कर देंगे। तो देखो सीधा सा जानते हैं sec² का तो होता है tan x और माइनस में cosec² का होता है cot x। तो ये प्लस में cot x और प्लस में हम समाकलन स्थिरांक c लगा देंगे, तो आंसर होगा tan x प्लस cot x और प्लस में c, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 55वां प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन 1/4 माइनस x² dx। देखिए ये फॉर्म किस टाइप की है? ये जो इंटीग्रेशन पूछा गया है वो a² माइनस x² इस फॉर्म में है आपके पास, और इसका जो समाकलन होता है वो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/2 a का मान, a का 4 को आप 2 का स्क्वायर कह सकते हो, तो a का मान कितना हो जाएगा? 2, और log 2 प्लस x और बाई 2 माइनस x, तो आंसर हो जाएगा 1/4 log 2 प्लस x
और 2 माइनस एक्स और प्लस में समाकलन स्थिरांक c। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऐसा कोई है तो आपके पास, यानी अंतिम ऑप्शन डी आपके पास ऐसा ही है, तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। 56वें प्रश्न को हम देखें तो 56वां जो प्रश्न है उसमें है इंटीग्रेशन 10 टू पावर x dx। ये किसका समाकलन है? a की पावर x dx का है। ठीक है, a की वैल्यूज 10 है तो हम इसका समाकलन लिख सकते हैं, जानते हैं a की पावर x बाई log a होता है, तो सेम ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? 10 टू पावर x बाई log 10 और प्लस में क्या हो जाएगा? c। ऐसा आंसर है आपके पास b। ठीक है, यहाँ log का जो बेस है वो बेस e है, ये ध्यान रखना है। तो e बेस को हम जनरली लिखते नहीं है क्योंकि नेचुरल लॉग है, और मैथमेटिक्स में हम ई बेस कम ही लिखा करते हैं लिखने के लिए, वैसे लिखा तो जाता है लेकिन हम कम लिखते हैं। 57 को देखिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हम इसकी बात कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ये हमारे पास मान π/2 होता है। अब π/2 का केवल समाकलन करना है, π/2 तो खुद ही अचर है, तो क्या हो जाएगा? dx का x बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा π/2 इंटू एक्स और प्लस में c। तो छोटा सा आंसर है आपके पास, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 58 को, कह रहा है इंटीग्रेशन a टू पावर x dA। अब इस पे ध्यान से समझना आप, यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? a के सापेक्ष। इट मीन्स a आपके पास चर राशि है और x क्या है? अचर राशि है, यानी x की घात a हो या x की घात n हो। तो इस टाइप का आपके पास कोई सवाल था तो उसका समाकलन क्या होता था, बस वही आपके पास यहाँ समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन होता है x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब देखिए x की बजाय हमें क्या मिला है यहाँ समाकलन में? a के सापेक्ष समाकलन हो रहा है या x के सापेक्ष हो रहा था, तो बस कुछ नहीं करना है, x को किससे रिप्लेस करना है? a से, और n को किससे रिप्लेस करना है? x से। तो आंसर हो जाएगा a टू पावर x प्लस 1 और बटे में x प्लस 1 और प्लस में समाकलन स्थिरांक c लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपके पास b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 59 को। 59 कह रहा है आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर 5x प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 5x प्लस में 2 इंटू डी एक्स, और ये समाकलन करना है। देखो सेक स्क्वायर का सीधा सा समाकलन होता है 10, x की बजाय आपके पास 5x प्लस 2 है, तो आप यहाँ पे प्रतिस्थापन करते। इससे अच्छा हमने प्रतिस्थापन विधि वाली जो एक्सरसाइज कराई है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल सा तरीका है, x का गुणांक यदि आपके पास है तो x का गुणांक देखो यहाँ पे 5 है, तो यदि x का कोई गुणांक हो तो आप उसका सीधा सा भाग दे दीजिए, बस इतना सा सिंपल सा कार्य है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा कितना? 10 5x प्लस 2 अपॉन 5। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी। तो सी आपके पास एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60वें प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है निम्न अवकल समीकरण को कोटि तथा घात क्रम से होगी। को लिखा हुआ है, कोट की आएगा यहाँ पर, समीकरण की कोटि और घात पूछी गई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डेरिवेटिव आपके पास लिखा हुआ है, ये जो अवकल गुणांक है इसमें पावर 3/2 है, जबकि कोटि और घातें हैं वो आपके पास कैसी होंगी? पूर्ण संख्याओं के रूप में होंगी। तो इस जगह की हम बात करें तो यहाँ बटे 2 है, तो हम क्या कर देंगे? इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा, बटे से 2 हट जाएगा, और सामने वाले भाग में 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले था उसका भी होल स्क्वायर हमने कर दिया है क्योंकि वर्ग किया है यहाँ पर। अब हम देखेंगे घातें। तो देखिए कोटि क्या होती है? सबसे बड़ी, यानी कितनी बार अधिकतम आपके पास अवकलन किया गया है, तो अवकलन की अधिकतम आपके पास कोटि है, वो ही आपके पास अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी कोटि 2 है, तो कोटि तो हो गई 2। और घात की बात करें तो सबसे बड़े अवकल गुणांक की जो घात है वो घात कितनी है? 3, तो यहाँ पे घात हो गई है 3, तो 2 3 आपके पास आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपके पास सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 की हम बात करते हैं। निम्न अवकल समीकरण का समाकल गुणक होगा। देखो अवकल समीकरण का समाकल गुणक, अवकल समीकरण आपके पास जो दी गई है वो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो, और इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या कहें तो समाकल गुणक को हम क्या लिखते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? p की वैल्यूज पुट करनी है। अब आप समीकरण में देखिए p का मान क्या है? y का गुणांक p होता है, तो कितना है यहाँ पे? 10x है, तो हम IF निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? e इंटीग्रेशन 10x dx। ठीक है, और 10 का जो आपके पास समाकलन होता है वो होता है log sec x। तो देखिए e बेस का log है और e ही इसका नीचे बेस है, तो ये तो हट जाएगा और आपके पास मान क्या बच जाएगा? केवल sec x। तो यहाँ पे अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? sec x, यानी ऑप्शन यहाँ भी बी ही सही है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 62वें प्रश्न को। कहता है निम्न अवकल समीकरण का हल होगा। इस अवकल समीकरण पे आप फोकस करेंगे तो आप इसे पृथक्करण विधि से सरल कर सकते हैं। dy और अपॉन कोस स्क्वायर y इक्वल टू हो जाएगा dx, और कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर y dy और dx। अब समाकलन कर देंगे। sec स्क्वायर y dy का समाकलन तो हो जाएगा tan y और dx का हो जाएगा x, और समाकल स्थिरांक c जोड़ देंगे तो आपके पास मान हो जाएगा tan y प्लस x प्लस c। ऐसा ऑप्शन है तो यहाँ भी आपके पास b ही आंसर है। देखिए लगातार कुछ प्रश्नों में कंटिन्यू ही b आ रहा है। 63वें की बात करते हैं हम। यदि a b c स्विच अचर हैं तो उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल निम्न है। अवकल समीकरण की कोटि पूछी गई है आपसे। तो देखिए हमने ये चीज बताई है आपको कि जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे उतने ही उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो 3 स्वेच्छ अचर हैं तो अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आंसर आपके पास सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 64वें प्रश्न की बात करते हैं। तो वक्र कुल, एक वक्र का कुल मिला है y इक्वल टू a cos x प्लस बी। अवकल समीकरण है जहां a तथा b क्या है? अचर हैं। तो इसकी कोटि होगी a तथा b अचर हैं। अचरा लिखा हुआ है, अचर न होके क्या है? अचर है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम। तो हमने ठीक कर दिया है, अचर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके लिए अवकल समीकरण ज्ञात करने की। तो देखो अवकल समीकरण क्या होती है? जब हम a और b के यहाँ से अचर राशियों को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण आ जाएगी। तो हमें यहाँ से a और b को रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं दी गई अवकल समीकरण का। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में तो आएगा dy बाई dx इक्वल टू a, और cos x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में sin x प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। और इसका फिर से अवकलन करते हैं एक बार। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और a, और साइन का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस में है ये cos x प्लस बी वापस मिल जाएगा। और ये पूरा क्या है? y है। y का पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ तो प्लस में हो जाएगा। इट मीन समीकरण बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो a और b जो आपके पास अचर राशियां हैं उनको हटाने से ही अवकल समीकरण प्राप्त होते हैं, स्वेच्छ अचर का विलोप करने से। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 ये समीकरण आपके पास आएगी। तो ये समीकरण है आपके पास ऑप्शन बी में। यहाँ भी आंसर बी ही है। ठीक है। 65वें प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। इसका हल पूछा गया है। तो देखो ये पृथक्करण विधि से बड़ी आसानी से हो सकता है। मैं इसे e टू पावर माइनस एक्स इंटू ई टू पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, या फिर ई टू पावर वाई डी वाई इक्वल टू, देखो इस e की पावर माइनस एक्स को हम इधर नीचे भाग देंगे तो बटे में आएगा e की पावर माइनस एक्स, तो अंश में आएगा तो e की पावर x पॉजिटिव हो जाएगा और dx भी गुणा हो जाएगा इधर, तो ये dx। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। e की पावर y का समाकलन e की पावर y होता है, e की पावर x का भी e की पावर x होता है, और प्लस में समाकल स्थिरांक c जोड़ देंगे तो ये आपके पास मान हो जाएगा। तो ऐसा है ऑप्शन आपके पास बिल्कुल पहला ही है, ऑप्शन ए। ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यदि आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं इन्हें। 66 को देखते हैं हम। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू थीटा का समाकलन गुणक। थीटा नहीं है भाई, एक तो एक क्यों है। ठीक है। ये एक सामान्य रेखिक अवकल समीकरण है और इसका समाकलन गुणक इस फॉर्म में होता है। तो अभी ऊपर बताया था हमने e की पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है। e की पावर है ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 67वें प्रश्न को। कहता है अवकल समीकरण इतने का हल है। तो हम इस अवकल समीकरण का हल तो बहुत ही सिंपल निकाल सकते हैं। dy एक तरफ पृथक्करण विधि लगा देंगे, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स और बटे में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आप नीचे जो लिखी हुई संख्या है इसको t मान करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन टी और dt, और समाकलन करोगे तो y इक्वल टू लॉग टी और प्लस में सी और टी का मान हम वापस पुट कर देंगे। टी किसको माना था? e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स को हमने t माना था। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स और प्लस में c, यानी फिर से ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए 68वें प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y प्लस 2y इक्वल टू 4x का समाकलन गुणक। फिर से ये आपके पास रेखिक अवकल समीकरण है और px py इक्वल टू, क्योंकि फॉर्म की ही है तो यहाँ पे p का मान कितना है आपके पास? 2 है। अब समाकलन गुणक निकालेंगे if।
तो समाकलन गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखियो पी का मान तो 2 है, तो ई इंटीग्रेशन 2 और dx। अब बताइए समाकलन क्या हो जाएगा, dx के लिए 2 तो अचर राशि है, dx का समाकलन x बन जाएगा, तो e की पावर 2x आपके पास समाकल गुणक आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर से ऑप्शन बी ही मिला है आपको आंसर, बार बार ऑप्शन बी ही मिल रहा है। 69 की हम बात करते हैं, 69वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण होती है। समघात यानी आपके पास रैखिक अवकल समीकरण, आपके पास जो अवकल समीकरण है उसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात समान होनी चाहिए। पहले वाले में हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, पहले जो इधर वाला पार्ट है इसमें तो घात 2 है, लेकिन इधर वाले में अचर राशि है, यहाँ कोई घात नहीं है, x का कोई पद ही नहीं है, तो ये पहला तो है नहीं। सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो y/x ये 0 घात में है और sin y/x ये भी 0 में ही है और dy/dx वाला भी 0 में ही है। इसका मतलब ये 0 घात की शून्य घात की समघात अवकल समीकरण है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर भी आपके पास आंसर है। फिर भी किसी को डाउट हो तो सी को चेक कर सकता है। सी के अंश वाले भाग को आप देखेंगे तो घात 4 है, 2 + 2 कितनी हो जाएगी, जब पद गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अंश में तो 4 है और नीचे वाले जो स्टेप्स उसमें 2 ही है, तो आप भाग देकर के इनको हटा ही नहीं सकते। या आप चाहो तो x² का भाग भी दे दोगे तो हर में तो शून्य बन जाएगा, लेकिन अंश में घात 2 रह जाएगी। इधर dy/dx शून्य घात वाला है और यहाँ भी हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपके पास ये शून्य घात नहीं हो पाएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक घात में इनवर्स रह जाएगा, dy/dx शून्य घात का है, ये एक घात का है, ये एक घात का है, तो सभी में घात समान होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, यानी बी ही सही है आपके पास। चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 2 घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं। कब कहलाती हैं भाई, जब आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो पी ए इक्वल टू पी बी की फॉर्म में हो। ठीक है, और जब घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो उनकी पूरक घटनाएं ए नहीं और बी नहीं भी स्वतंत्र होती हैं, तो ए नहीं बी नहीं ये भी स्वतंत्र होंगी, तो इट मीन्स पी ए बार और पी बी बार ये भी स्वतंत्र इस फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब पी ए बार को हम कह सकते हैं कितना, 1 माइनस का पी ए, 1 माइनस पी ए ये पी ए बार का मान है और पी बी बार का 1 माइनस में पी बी होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा ऑप्शन यदि आपके पास है तो या तो ऊपर वाला पहला वाला होना चाहिए या फिर ये दूसरे वाला होना चाहिए। इसके अलावा भी है आपके पास पी ए इक्वल टू पी ए बाई बी ये भी स्वतंत्र होने का प्रमाण है और पी बी इक्वल टू पी बी बाई ए ये भी स्वतंत्र होने का प्रतिबंध है। पर ऐसे ऑप्शंस में देखिए पहला तो है नहीं, पी ए बराबर पी बी है तो ये गलत है। सेकंड वाले में दोनों का योग 1 दे रखा है, ये भी नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये तो अपोजिट घटनाओं की कंडीशन है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी लिखा हमने वैसा, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 71वां, कहता है पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो एक पासे के जोड़े को उछालते हैं तो हमारे पास 36 कुल संभव परिणाम आते हैं और उनमें से प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या 2 होती है तो प्रत्येक पासे पर आनी चाहिए, यानी दोनों पासों पर आनी चाहिए। तो ऐसा मात्र एक ही परिणाम आता है जिसमें सम अभाज्य संख्या हो, तो अनुकूल परिणाम तो 1 है, कुल संभव परिणाम 36 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/36। तो ये आपके पास आंसर हो गया है। नेक्स्ट 72 की बात करते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो पासे को उछालना अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, तो पासे पर विषम संख्या आना और पासे पर सम संख्या आना ये भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अब यदि मैं ये मान लेता हूं कि पासे पर विषम संख्या आने को मैं ओड नंबर मान लेता हूं तो कम से कम 1 बार प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे कम से कम 1 बार वाले को। ठीक है, तीनों बार ही प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता निकाल देते हैं, यानी 1 बार भी विषम संख्या नहीं आने की, यानी कैसी चाहिए सम संख्या आने की। तो देखो पहली बार में सम संख्या है, दूसरी बार में सम संख्या है, तीसरी बार में भी सम संख्या है। इस बात की क्या प्रायिकता है, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो आप इन्हें पी और पी यानी गुणा में लिख सकते हो। अब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2 और विषम संख्या आने की कितनी होती है 1/2, तो टोटल हो गई तीनों बार में सम संख्या आने की प्रायिकता 1/8 है। हमें चाहिए कम से कम 1 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पी ई नहीं या ई नहीं ऐसा भी कहा जा सकता है। पहली बार में ई नहीं या दूसरी बार में ई नहीं यानी सम नहीं आनी चाहिए, तो इसको कह सकते हैं 1 माइनस में पी ई और ई, और जो मान हमने निकाल दिया है तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1 में से घटा दी जाए तो कम से कम 1 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। ऐसा आपके पास एग्जाम्पल में भी समझाया गया है बुक में, तो आंसर आ जाएगा 7/8। ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल है, कौन सा है, सी है। 73वां प्रश्न, उसमें कह रहा है घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार है कि पी ए इक्वल टू 1/2 और पी बी इक्वल टू 7/12।
तथा ए या बी इक्वल टू 11/12 है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा गया है। यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखो, हमने पी ए या बी या ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, मान जो दे रखे हैं उन सबको पुट कर देते हैं। पी ए यूनियन बी का मान पूछा गया है, वो दे रखा है आपको, ए या बी या ए यूनियन बी का मान दे रखा है, कितना है 11/12 है। पी ए का मान है वो आपके पास 1/2 है, पी बी का मान है वो 7/12 है, और पी ए यूनियन बी का वो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा गया है। हम इसे सरल करेंगे तो लघुत्तम यहाँ पर 12 आएगा, तो 11/12 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये 6 से गुणा हो जाएगा इधर, तो 6 + 7 और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो माइनस वाले पद को दूसरी तरफ ले आता हूँ तो प्लस में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और 13/12 में से 11/12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/12, या कहें तो 1/6। 2/12 ही ऑप्शन दे रखा है, काट नहीं रहा है वो, तो इसका मतलब आपके पास आंसर है वो ए आ जाएगा 2/12। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को देखिए। यदि 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13, जबकि PA/B का मान है वो 2/5 है, किसका मान पूछ रहा है, PA इंटरसेक्शन B का मान पूछ रहा है। तो A इंटरसेक्शन B का मान निकाल सकते हैं, हमारे पास एक कंडीशन मिली है PA/B की, तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है, फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। अब जो मान दे रखे हैं पुट कर दीजिए। A/B का मान दे रखा है आपको, कितना है 2/5, PA इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, और PB का मान है वो PB का मान है 5/13, 5/13 इधर गुणा हो जाएगा तो 5 से 5 कट जाएंगे, आंसर क्या मिल जाएगा 2/13, किसका मान होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो ये आप देखिए 2/13 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी ही आपके पास 2/13 है। चलिए नेक्स्ट देखिए 75 को। 75वें प्रश्न पे ध्यान दें हम, तो 75वां प्रश्न है हमारे पास, यदि PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.5 और PB/A इक्वल टू 0.4 है, तो PA/B क्या होगा। PA/B निकालने के लिए हमें चाहिए PA इंटरसेक्शन B, और PA इंटरसेक्शन B का मान मिलेगा PB/A से, जो आपको दे रखा है। PB/A का मान A इंटरसेक्शन B/PA, वैल्यूज पुट कर दीजिए। PB/A की जगह पर आपके पास मान 0.4 और PA इंटरसेक्शन B और PA का मान आपको दे रखा है 0.8, तो 0.8 गुणा कर दीजिए तो PA इंटरसेक्शन B का जो मान मिलेगा 0.32, 8 चौक 32 होते हैं और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। अब निकाल दीजिए PA/B का मान, A/B क्या होता है भाई, PA इंटरसेक्शन B/PB, और A इंटरसेक्शन B का मान अभी निकाला है, इसमें हम भाग दे देंगे PB का मान है 0.5, तो ये देखिए हम दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 32/50। ठीक है, काटना चाहो या 2 से गुणा कर लीजिए इसको, आंसर हर में 2 से गुणा कर दीजिए, 64/100 दशमलव लगा दीजिए 0.64। ठीक है, ये बेटर तरीका है काटने की बजाय, तो 0.64 आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए 76वें प्रश्न को देखते हैं। यदि A यादृच्छिक चर के विभिन्न मानों x1 x2 से लेकर के xn 3 लिखा हुआ है, लास्ट एक्शन होगा, को संगत प्रायिकताएं P1 P2 P3 से Pn है, तो निम्न में से असत्य कथन क्या है। देखो यादृच्छिक चरों के लिए आप संगत प्रायिकताओं की बात करेंगे तो देखो इतना तो जानते हैं, प्रत्येक प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होती है। दूसरा, यहाँ यादृच्छिक चरों के लिए संगत प्रायिकताओं के लिए सभी का योग है वो आपके पास 1 होता है, i = 1 to n के लिए। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ऐसे ही हैं, पहला भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी लिखा, देखिए Pi के लिए Pi इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन Pi की वैल्यूज 1 से छोटी भी होती है, ये भी पक्का है क्योंकि सभी का योग होता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, और बी और सी इक्वल दे दिए गए हैं आपको, तो आप इनमें से कहीं पर एक जगह पर ग्रेटर देन लगाएंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन हर हालत में सर्वथा सत्य होगा, असत्य की कंडीशन को देगा। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रायिकताओं का योग 1 से अधिक नहीं आ सकता है। ठीक है, यादृच्छिक चरों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 77 की। 77 में कहता है यदि यादृच्छिक चर x को प्रत्यक्ष ज्ञात करने का सूत्र है, यदि यादृच्छिक चर x को नहीं चर x की प्रत्यक्षा ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखो प्रत्यक्षा यानी माध्य ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा xi pi आपके पास म्यू या कहें तो ex ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। प्रत्यक्षा को ex के द्वारा या फिर म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास प्रत्यक्षा ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा xi pi। चलो 78 की बात करें हम, तो 78 में कह रहा है यदि PA = 0.4 PB = P है तो PA इंटरसेक्शन B
ये ए इंटरसेक्शन बी है 0.12 तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी का मान क्या होगा। देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है वो पी ए डॉट पी बी होता है। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पी बी की जगह पर 0.12 और पी ए की जगह पर 0.4 और पी बी की जगह पर पी। तो 0.4 का हम 0.12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। किसका मान है ये, पी का मान है। तो 0.3 आपके पास ऑप्शन है सी, तो सी आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए 79 को देखते हैं हम। कहता है यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो निम्न में से सत्य असत्य कथन है, असत्य पूछ रहा है। तो देखो ये कंडीशन तो हम पहले ही बता के आ चुके हैं कि पी ए इक्वल टू पी ए बाई बी होता है, सही है। पी बी इक्वल टू पी बी बाई ए होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये सत्य है, पहला भी दूसरा भी सत्य है। तीसरे की बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है भाई, ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। चौथा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है, नहीं, ये तो अपवर्जय घटनाओं की शर्त है। तो आपके पास ऑप्शन डी है वो गलत होगा, यानी असत्य होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।